नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध कहानी घास वाली लेकर आई हूँ। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मत भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज जी कैसा है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतने उदास है? मूलिया ने कहा, कुछ नहीं, हुआ क्या है, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरन सी आंखें, नीचे खिंचे हुए चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक अस्पष्ट वेदना, एक मुख व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में यह अप्सरा कहाँ से आ गई। क्या उसका कोमल फूल सा गांठ इस योग्य था कि सिर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसके एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो वो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजले गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीची आंखें किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसा क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं है, ना जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज एक ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का शूल थी। प्रभात का समय था, पवन आम की बौर की सुगंध में मतवाला हो रहा था, आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पे औछा रखे घास छिलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन से सामने आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी और औछा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में स्वरूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है? वह ऊंची जात वालों का खिलौना बने, ऐसे कितने ही मौके उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेबसी का अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छिलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी, अगर उससे कहते तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन यह घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तुम क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली ना जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज़ से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, ना तू औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? साफ साफ यह क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी?
तो यहाँ मेरे घर में रानी बनकर निवाह ना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं। उठा छावा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा था, घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम न पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती। मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी ना मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की तो बधिया बैठ गई। कोई सेठ में नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लॉरियों के आगे इक्के को कौन पूछता है। महाजन का सूद भी तो न पहुंच सकता था, मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, ना मन हो तो रहने दे, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मुलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या। आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती उसका जी सन हो जाता, कहीं कोई ऊख में छिपा न बैठा हो। मगर कोई नई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ 8 घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है, कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका छाबा आधे से ज़्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मुलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, छाबा उलट दे और खाली छाबा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुमसे कुछ ना बोलूँगा। जितनी घास चाहे छिल ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई, घास नजर ही ना आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह आश्वासन दिया, छिलती क्यों नहीं, मैं तुझसे कुछ कहता थोड़ी हूँ, यही रोज चली आया कर, मैं छिल दिया करूँगा। मुलिया चित्र लिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है। क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ। ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप हाथ बढ़ गए, मुझे कुछ सुध ही नहीं रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इसी रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सज़ा तेरे जी में आए दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन न हिलाऊंगा। मैं सौदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन की सारी खोट मिट गई। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता, तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आए। मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है, मेरी जवानी काम ना आए। अगर मैं किसी खोट से ये बात कर रहा हूँ, बड़ा भाग्यवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर सिर नीचे कर भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो। चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुभते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे, तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं। चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या है
खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बात करता तो तुम कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसका देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपनी मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है। क्या घाट के किनारे मुझसे कई सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उनसे किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम न जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीच जात हूँ। और नीच जात की औरत जरा सी घुड़की धमकी या जरा से लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूला, यह बात नहीं है। मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच और नीच की बात नहीं है। सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ मुलिया, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारे गर्दन पर न रहेगी। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ता जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मुलिया इतनी वाकपटु है, इसका उसे गुमान न था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज़ बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी एक बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुस बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है। और वे औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहानियों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह सब बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ। वह किसी दूसरी महरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलुटी भी होती तब भी इतनी नीच न होती कि विश्वास का बदला खोट में दूँ। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूँगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो ना। आज अगर मुझे माता निकल जाए, कानी हो जाऊं, तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं, तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं तो अच्छा ना होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और वह सब कुछ है जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, सेखी है, विषय वासना है, कटुता है और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकास और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटे ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारद कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उसका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर वो मजदूरों को गालियां देना, डांटना, पीटना उसकी आदतें थीं। आसामी उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देख अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिल्लम पानी शुरू किया, सब उससे दिल से जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या के समय चैन सिंह खेत देखने गया।
पूर चल रहा था। उसने देखा एक जगह नाली टूट गई है, सारा पानी बाहर चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसका जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता था। उस औरत की उस दिन की पूरी मजदूरी काट लेता था और पूर चलाने वालों को गुड़कियाँ जमाता। पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुई वह थर थर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बुढ़ऊ कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नर्म भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काटे दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बेर खाने गए हुए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज़ न निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बातें करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, पाँव मन मन भर के हो गए। अब न आते बनता न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजदूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ाओ, कैसे बेर हैं? लाओ जरा मुझे भी तो दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता ना छोड़ेगा, कैसा मीठा मीठा करके बोल रहा है, उतनी ही भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की सब मैं ले लूँगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। तुम भी दोनों आ जाओ, उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं, बेर खा ले, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ साहस हुआ। सबों ने आकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पके छांट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आध घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब सारे बेर उड़ गए, ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी ना जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई? मैंने भी तो बेर खाए, 1 आध घंटे का हर्जाना हुआ, यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में कर दोगे, ना चाहोगे तो दिन भर में घंटे भर का काम भी ना होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहें तो काम करने में भी जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज बहुत नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजदूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी तो धर्म है कि कोई कसर ना छोड़े। चौथा आदमी बोला, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं होता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यो तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पे चला जाऊं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, झटपट इक्के पर बैठ गया।
मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था। इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान क्यों बिखरा हुआ। महावीर, तुम्हारा घोड़ा इतना दुबला कभी न था। आजकल सवारियां कम हैं क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां कहीं नहीं है, मगर लड़ी के सामने इक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2, 2.5, 3 की मजदूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं। बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजदूरी कर लूं, पर कोई ग्राहक नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को चाहिए, घास ऊपर से। अब अपना ही पेट नहीं चलता, जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे की खेती क्यों नहीं कर लेते। महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा कि कोई ग्राहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छिलकर बाजार ले जाऊं और बेचा करूं। आजकल सास पुतोहू दोनों घास छिलती हैं, तब जाकर 2-4 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी। महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है। घरवाली चली जाती है, दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छांव में 20 ही तांगे इक्के फिट्टे खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर गई। सिर पर घास का झाबा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुला, घास तो अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना हो तो वह सामने घसियारिन बैठी है, जाओ 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, कहा, बुढ़ऊ के मुंह में भी पानी भर आया। अब मुलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। सब के सब कैसे उसे टकटकी लगाए ताक रहे हैं, मानो आंखें से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है और न दबती है। कैसे मुस्कुराकर मुंह मोड़कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का छाबा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पायदान के पास घास रखवा ली। जेब से कुछ निकालकर मुलिया को दिया। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह न सुन सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली।
चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मित की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और अपने कैबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा कराओ ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? 8 घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा करा लो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता हुआ दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज़ ले लिया करो। बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार ना आना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़वा मंगवाइए, आपसे रुपए? चैन सिंह ने बात काटकर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपये रोज ले जाया करो, घास लेकर घर वाले को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा ना करना, क्या फ़ायदा। कई दिनों बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उस जगह जहाँ उसने मुलिया की बाँह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी चली आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा ही हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ पड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कुछ कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था। वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सूझी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुरा कर कहा, यही तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर न जाने कौन भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाँह कहे की लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करवाए, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी यह नहीं समझा। मुलिया मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था, सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था।